उसी गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी रेखा और नन्हे से बेटे के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो फसल उगाकर अपना गुजर बसर किया करता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी ईमानदारी के किस्से आसपास के सभी गांव वाले गुनगुनाया करते थे। हर एक गली में रमेश की ईमानदारी के बारे में अक्सर बातें होती थी। रमेश का एक करीबी दोस्त था जिसका नाम विजय था। विजय गांव में एक प्रभावशाली व्यक्ति था और उसे अक्सर गांव की समस्याओं को हल करने के लिए बुलाया जाता था। हालांकि विजय की छवि गांव में एक धोखेबाज व्यक्ति की थी। एक दिन विजय रमेश के पास आकर उसे कहने लगता है, अरे कैसे हो मेरे मित्र। मैं वर्षों से देख रहा हूँ कि तुम एक छोटे से खेत में काम करके अपना घर चला रहे हो, परंतु अगर देखा जाए तो इस खेत में से तो फसल बहुत कम निकलती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सेठ पन्ना लाल से बात करके तुम्हें इसके बदले में एक बढ़िया और इससे उपजाऊ जमीन दिला सकता हूँ। आजकल तो जमीन का भाव भी दुगना हो चुका है। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अपने मित्र के होते हुए तुम चिंता काहे को करते हो? क्या मालूम इससे अच्छी जमीन हमें बहुत ही कम दाम पर मिल जाए। मैं एक बार सेठ पन्ना लाल से इसके बारे में बात करूंगा। रमेश ने घर लौटकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तभी उसकी पत्नी रेखा उसे कहती है, तुम्हारा मित्र सच ही तो बोल रहा है। हमें अपने बेटे की परवरिश के लिए एक बढ़िया सी उपजाऊ जमीन खरीदनी होगी। परंतु हमारे पास जमीन लेने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम तो बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालते हैं। मैंने कुछ जेवर संभाल कर रखे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें बेचकर जमीन खरीद लेंगे। नदी के किनारे वाली जमीन आज से तुम्हारी है। सेठ पन्नालाल उस जमीन के 1 लाख रुपए मांग रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे 50,000 रुपए में मनाया है। ये क्या कह रहे हो? 50,000 रुपए में उपजाऊ जमीन? ये कैसे संभव हो सकता है? जमीन का भाव तो बहुत बढ़ चुका है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मित्र, ये कैसा सौदा है? अरे तुम समय बर्बाद मत करो, जाओ जल्दी से 50,000 रुपए का इंतजाम करो। हम कल सुबह उसी खेत में मिलेंगे। रमेश घर लौटकर अपनी पत्नी को ये सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी दंग रह गई और मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तुम कल सुबह मेरे जेवर बेचकर पैसे ले आना और उन्हें अपने मित्र को दे देना। अगले दिन रमेश और विजय दोनों उसी जमीन पर सौदा करने लगते हैं। मैं यहाँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब जल्दी से मुझे 50,000 रुपए दो और इन कागजात पर अपना अंगूठा लगाओ। परंतु मुझे सेठ पन्ना लाल तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। एक बार सेठ से बात हो जाती तो मेरे मन का वहम दूर हो जाता। लगता है तुम्हें अपने मित्र पर विश्वास नहीं रहा। मैंने तुम्हें बोल दिया है कि मेरी सेठ से बात हो चुकी है। आज से यह जमीन तुम्हारी हुई। रमेश उसे पैसे देकर उन कागजात पर अपना अंगूठा लगा देता है और उस जमीन में खेती करने लगता है। ऐसे ही समय बीतता गया। रमेश को उस जमीन पर काम करते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। तभी वहां पर सेठ पन्नालाल आकर रमेश से कहता है, तुम्हें यहाँ खेती करते हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं, इसलिए आज तुम्हारा 50,000 रुपए का किराया पूरा हो गया। तुम्हारी जितनी फसल हुई है उसे तुरंत ही काट कर बेच डालो
नहीं तो अगले महीने के किराए का इंतजाम करो। किराया? कौन सा किराया? ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? ये ज़मीन तो मेरी है। मैंने इसे पूरे 50,000 रुपए में खरीदा था। हा, ये कैसा मजाक है। आजकल 50,000 रुपए में तो 100 गज जमीन भी नहीं आती, और तुम इस जमीन को खरीदने की बात कर रहे हो। हा। क्या तुमने अंगूठा लगाने से पहले कागजात नहीं पढ़े थे? उसमें साफ साफ लिखा था कि 50,000 रुपए 6 महीने का किराया है। बस बहुत हुआ ये तुम्हारा नाटक। जल्दी से फसल को काट कर बेच डाल, वरना कल से यह फसल भी मेरी हो जाएगी। इतना कहकर सेठ पन्नालाल वहाँ से चला जाता है। तभी रमेश नंगे पांव अपने घर की तरफ भागने लगता है। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और जोर जोर से रोने लगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे मित्र ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। हमने कितनी मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया था। हम बर्बाद हो गए रेखा, हम बर्बाद हो गए। आप हिम्मत मत हारिए, हमें तुरंत जाकर गांव की सरपंच को ये सारी बात बतानी होगी। मुझे आशा है कि सरपंच जी हमारा जरूर साथ देंगे। चलो, हमें जल्दी से उनके पास जाना चाहिए। रमेश और उसकी पत्नी रेखा दोनों सरपंच के घर चले जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। सरपंच उनकी ये बात सुनकर दंग रह गया और तभी कहने लगा, तुम्हारे मित्र ने तो तुम्हारे साथ सचमुच ही बहुत बड़ा धोखा किया है। इसका हल तो कल सुबह गांव की पंचायत में ही किया जाएगा। अगले दिन सारे गांव वाले अथवा गांव का सरपंच इसके बारे में विचार करने लगे। तुमने अपने मित्र रमेश को झूठ क्यों बोला? उसे किराए की जमीन दिलवाकर 50,000 रुपए ले लिए और उसे बोल दिया कि आज से इस जमीन का मालिक तू है। बता, तूने ऐसा क्यों किया? सरपंच साहब, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। अपने ही मित्र के साथ छल कर बैठा। मैंने पैसों के लालच में आकर अपने मित्र से झूठ बोला था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं मालूम था रमेश, तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे 50,000 रुपए वापस देने का ऐलान करता हूँ। वाह सेठ पन्नालाल, तुम सचमुच ही दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हो। और रही बात विजय की, इस गांव का सरपंच होने के नाते मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज के बाद ये इस गांव में नहीं रहेगा। कल सूर्य उदय होने से पहले पहले तुम्हें हमेशा के लिए यह गांव छोड़कर जाना होगा। रमेश को उसकी जमीन और पैसे वापस मिल जाते हैं। उस दिन के बाद रमेश ने अपने उसी छोटे से खेत में दिन रात कड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से उसकी फसल 2 गुना ज़्यादा निकलने लगी और ढेर सारे पैसे मिलने लगे। वह खुशी खुशी से अपना जीवन अपनी पत्नी और बेटे के साथ व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती और विश्वास की कीमत बहुत अधिक होती है, लेकिन जब विश्वास के साथ धोखा होता है तो उसके परिणाम भी गंभीर होते हैं। ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है और धोखेबाज लोगों से बचना ही सबसे अच्छा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।